आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के हिंदी विषय के प्रीवियस ईयर के 2025 से 2016 तक के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक ही क्लास में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी के ही बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय 2025 से 2016 तक एक सिंगल वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा करके और वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। और 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का मैंने करवा दिया है प्रीवियस ईयर सिंगल वीडियो में 2025 से 2016 तक, तो वहाँ से आप जाके किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2025 का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। 2025 का पहला क्वेश्चन है, उच्चारण के मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, उच्चारण भाषा की शुद्धता का आधार है। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है उच्चारण स्थान, जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ, इसको उच्चारण स्थान कहते हैं। यहाँ पे पूछा था ना उच्चारण के मुख्य तत्वों का, तो उच्चारण जो भी किया जाता है किसी भी वर्ड या अक्षर का, तो उनमें उनके तत्व बताने हैं। तो पहला उच्चारण स्थान हो जाएगा, उच्चारण प्रयत्न हो जाएगा। दूसरा, ध्वनि निकालते समय लगने वाला बल और प्रयास को उच्चारण प्रयत्न कहते हैं। और तीसरा है उच्चारण अंग। उच्चारण अंग यानी जो किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसी को उच्चारण कहते हैं। उसमें उच्चारण अंग कौन कौन से होते हैं, कहाँ, जो मुंह की जितनी चीज़ें होती हैं, जो भी पार्ट होते हैं वही तो यूज में आते हैं। तो उसमें जिह्वा आ जाएगा, यानी जीभ, होठ, दांत, कंठ आदि जिनसे ध्वनियाँ बनती हैं, तो वही उच्चारण अंग कहलाएंगे। और चौथा है स्वराघात, शब्द या वाक्य में उचित बल का प्रयोग जिससे अर्थ स्पष्ट होता है, उसको स्वराघात कहते हैं। स्वराघात यानी किस बल से बोल रहे हैं, कितना तेज बोल रहे हैं। स्वराघात जो होता है कि उतराव चढ़ाव नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, लय हो या स्वराघात, जैसे कि किस बल से कहाँ जोर देना है, कहाँ पे थोड़ा स्लो बोलना है, वही चीज़ है ये स्वराघात। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा, छात्रों के लिए पत्र पत्रिकाएं पढ़ना क्यों आवश्यक है। मतलब प्रत्येक छात्र को पत्र पत्रिकाएं पढ़ना चाहिए ना, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, तो क्यों आवश्यक है बताना है। तो इसका आंसर है, पत्र पत्रिकाएं छात्रों के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। अब क्यों होती हैं, पहला है इससे ज्ञान का विस्तार होता है और नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। समाचार पत्रों में बहुत सारी चीज़ें जानकारियाँ दी गई रहती हैं। दूसरा है शब्द भंडार बढ़ता है तथा भाषा में शुद्धता आती है। और तीसरा है समसामयिक घटनाओं की सही जानकारी प्राप्त होती है, यानी करंट अफेयर, जो तुरंत घटित हुई जो घटनाएं रहती हैं उनके बारे में पता लगता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, अगर जो आप इंडिया में हैं तो। और चौथा है लेखन क्षमता और अभिव्यक्ति शक्ति का विकास होता है। जब पढ़ेंगे तो उसमें जो भी भाषा होगा वो अपने अंदर उसको अर्जित करेंगे, तो आपके लेखन क्षमता हो या बोलने की क्षमता हो, समझने की क्षमता हो, ये सबका विकास होगा। और पांचवा है सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और व्यक्तित्व का विकास होता है। जब ये सब बढ़ेगा तो सोचने समझने की वही चीज़ है, जितना आपके पास जानकारी आएगा उतना आप सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, आपका व्यक्तित्व का विकास होगा। तो ये समझ गए होंगे आप, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं इसको बना करके। इसके बाद है प्रश्न संख्या तीसरा, अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोषों के निराकरण के उपायों का उल्लेख कीजिए। यानी अनिवार्य संस्कृत उसे कहते हैं कि आपका सब्जेक्ट हो या ना हो संस्कृत, लेकिन कुछ संस्कृत सबको आनी चाहिए। जैसे हिंदी यही आपका सब्जेक्ट है ना, देखिएगा संस्कृत का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हालांकि इसमें नहीं पूछना चाहिए, तो वही है अनिवार्य, उतना आना ही चाहिए। क्योंकि हमारे जो समाज में जो भी हम इंडियन है तो उसमें संस्कृत है। यूपी में चूँकि हम डीएलएड कर रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ की जो भाषा है संस्कृत भी है, उतना संस्कृत थोड़ा बहुत आनी ही चाहिए। जैसे इंग्लिश थोड़ा बहुत सबको आनी चाहिए, नहीं तो आम जो बोलचाल की भाषा समझने में उसको कठिनाई होगी, वैसे ही है। तो आपका सब्जेक्ट संस्कृत हो या ना हो, थोड़ा संस्कृत आपको आना चाहिए। तो उसको जब उच्चारण करने में कठिनाई होती है, क्योंकि संस्कृत पढ़े नहीं रहते हैं, तो उसको दूर करने का निराकरण के उपाय बताने हैं। तो मेनली आप यही समझिए, संस्कृत के उच्चारण के जब नहीं कर पाते हैं, उनमें कठिनाई होती है, जो भी प्रॉब्लम आता है उसको दूर करने का निराकरण के उपाय बताना है। तो इसका आंसर है, अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोषों के निराकरण के उपाय निम्न है। पहला है वर्डों के सही स्थान और प्रयत्न का नियमित अभ्यास करना चाहिए, यानी जो भी वर्ड है, अक्षर है, उनको कहाँ से मुख में बोला जाता है उसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है श्लोकों का सस्वर पाठ करने से उच्चारण शुद्ध होता है, यानी जब श्लोकों का स्वर यानी बोल करके पढ़ेंगे तो दूर होगा ही, उसको प्रैक्टिस में वो शब्द आ जाएंगे कि
किस शब्द का उच्चारण कहाँ से कैसे हो रहा है। तीसरा है शिक्षक के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना चाहिए। शिक्षक शुद्ध उच्चारण कर रहा है तो उसको बच्चे दोहराएं, उसको रिपीट करें, तो इससे भी उनका उच्चारण शुद्ध होगा, सही होगा। और चौथा है श्रवण अभ्यास द्वारा सही ध्वनियाँ समझ में आती हैं। श्रवण मतलब सुनने से। पांचवा है त्रुटियों की पहचान कर निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है, यानी कहाँ गलती हो रही है उसको दूर करने के लिए अभ्यास करना चाहिए कॉन्टिन्यूसली। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, प्रयाग में लगने वाले महाकुंभ का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो देखिए महाकुंभ 2025 में लगा था, 2025 का क्वेश्चन पेपर है, तो उससे रिलेट करके ये प्रश्न पूछा है। वैसे ये एक लेटर तो आता ही है, अपने मित्र को, अपने पिता को, या फिर कहीं पे भी एक लेटर या एप्लीकेशन आपको आएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे महाकुंभ का महत्व, पत्र, ये हो गया। और नीचे से पत्र लिखेंगे, सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड में एड्रेस रहता है, रेलवे कॉलोनी प्रयागराज, दिनांक, उसके नीचे डेट, फिर प्रिय मित्र, अपने मित्र को लिख रहे हैं उसको, फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सप्रेम नमस्ते, आशा है कि तुम स्वस्थ होगे। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन है, जिसमें लाखों तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों को धोकर आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान किया जाता है। यह पर्व आस्था, त्याग और सामाजिक एकता का संदेश देता है। महाकुंभ, आशा है, नीचे से लिखेंगे, कंप्लीट हो गया। आशा है यह जानकारी तुम्हें उपयोगी लगेगी, शीघ्र उत्तर देना, तुम्हारा मित्र अजय। अभी इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आप समय के अनुसार लिखिएगा। अपना जो भी आप एक क्वेश्चन के लिए टाइम दिए रहेंगे, 60 से 70 शब्दों में ये पूछता है प्रश्न लघु त्रिका, तो उतना आप लिख दीजिएगा। लिखने को तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन समय आपके पास कम रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ लिखिए। तो ये अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत आ गया। देखिए श्लोक आ गया ना, हिंदी में संस्कृत आ गया, तो यही है अनिवार्य संस्कृत, थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो श्लोक दिया है, अक्रोधेन जयत क्रुधम असाधुम साधुना जयेत, जयत कदर्य दानेन जयतेन चामृतम। देखिए इसको एक लय में पढ़ा जाता है। जितने भी श्लोक होते हैं ना, उनको एक तरीका होता है पढ़ने का। चूँकि ये पहली बार हम लोग के सामने आ रहा है, हमारे सामने आया है, तो मैं उस लय में नहीं पढ़ सकता, पता नहीं कि किस में पढ़ा जाता है। तो देख लीजिए, आप इतना मैनेज कर लीजिएगा। और इसका अर्थ लिखना है ना, तो इसका अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, श्लोक का अर्थ। इस श्लोक का भाव यह है कि मनुष्य को बुराइयों पर विजय अच्छे गुणों से प्राप्त करनी चाहिए। क्रोध को शांति से, दुष्टता को सज्जनता से, कंजूसी को दान से और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। अमृत का अर्थ यहाँ सत्य और सदाचार से है, यही इसका अर्थ है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 6, लेखन किसे कहते हैं एवं लेखन के भेद को लिखिए। इसका आंसर है लेखन की परिभाषा। सबसे पहले किसे कहते हैं और भेद लिखना है, दो चीज़ पूछा है, तो पहले परिभाषा लिख दीजिए। लेखन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भाव और अनुभव को लिखित रूप में व्यक्त करता है। इससे भाषा की स्पष्टता और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। लेखन के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। पहला है वर्णनात्मक लेखन, जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का वर्णन किया जाता है, उसको वर्णनात्मक लेखन कहते हैं। दूसरा है कथात्मक लेखन, जिसमें कहानी या घटना को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है, उसको कथात्मक। अब जैसा नाम है ना, वैसा लेखन हो गया। लेखन कहते हैं अपने भाव विचारों को लिख करके व्यक्त करना, वो लेखन कहलाता है। और जिसमें वर्णन किया जाएगा वर्णनात्मक लेखन, कथा के रूप में लिखा जाएगा कथात्मक लेखन। और तीसरा है निबंधात्मक लेखन, जिसमें किसी विषय पर विस्तार से विचार व्यक्त किया जाता है, उसको निबंधात्मक लेखन, यानी जिसपे निबंध लिखा जाएगा विस्तार से। निबंध तो वही होता है ना, डिटेल में लिखना। और पांचवा है पत्र लेखन, जिसमें भाव को औपचारिक या अनौपचारिक रूप से लिखा जाता है, वो होता है पत्र लेखन। यानी अनौपचारिक और औपचारिक, वही अपने मित्र को अनौपचारिक हो जाएगा, औपचारिक होगा किसी ऑफिस में लिखना, किसी अधिकारी को पत्र लिखना, तो औपचारिक हो जाएगा। और अपने मित्र को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपनी बहन को पत्र लिखते हैं, वो अनौपचारिक होता है। यानी इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा उतना बैरियर नहीं रहता है, आप थोड़ा सा इधर उधर करके भी लिख सकते हैं। लेकिन जो औपचारिक पत्र होता है ना, इसमें बिल्कुल सटीक, सही से तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल फॉर्मेट में, गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लिखते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर बताते हुए एक एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। तो
इसका आंसर है आत्मकथा और जीवनी में निम्नलिखित अंतर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पहला है, आत्मकथा स्वयं लेखक द्वारा लिखी जाती है जबकि जीवनी किसी अन्य लेखक द्वारा लिखी जाती है। अब इसको अंतर आप दो तरीके से बता सकते हैं। पहले आत्मकथा और जीवनी के बारे में पूछा है ना, तो ऐसे पेज को दो बराबर भागों में बांट करके इधर आत्मकथा इधर जीवनी लिख दीजिए। नहीं तो आप इसको कंपैरिजन करके, जैसे यहाँ पे है जबकि यूज करके दोनों को कंपैरिजन दिखा दीजिए, इससे अंतर हो जाएगा। नहीं तो पहले आत्मकथा लिख दिया डिटेल में, फिर उसके बाद जीवनी लिख दिया। आपको जो अच्छा लगेगा लिखिएगा। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन करके दिखाया है। दूसरा है, आत्मकथा में व्यक्तिगत अनुभव और भावनाएं अधिक होती हैं जबकि जीवनी में तथ्यात्मक और निष्पक्ष विवरण होता है। यानी आत्मकथा जो होता है वो खुद के द्वारा, खुद के जो कथा लिखा जाता है, अपनी जीवनी लिखा जाता है अपने बारे में, तो उसको आत्मकथा कहते हैं। और जीवनी जो होता है वो दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। तो निष्पक्ष इसलिए ये हो जाएगा क्योंकि किसी दूसरे के बारे में लिख रहे हैं तो हमको उसको बढ़ा चढ़ा के कम दिखाएंगे, मतलब आसान उसके जो सत्य चीज़ों को लिखेंगे। आत्मकथा जब खुद के बारे में लिखेंगे तो अपनी बुराइयों को छुपा करके अपनी इसमें बढ़ाई कर सकते हैं, अपनी बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को लिख सकते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे कि जीवनी निष्पक्ष होता है और आत्मकथा व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं को अधिक होती है इसमें। और तीसरा अंतर है इसमें, आत्मकथा में आत्मानुभूति और आत्मविश्लेषण मिलता है जबकि जीवनी में घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन होता है। और चौथा है, आत्मकथा में लेखक का दृष्टिकोण प्रमुख होता है जबकि जीवनी में विषय वस्तु की प्रधानता होती है। तो ये तो दोनों में अंतर हो गया। लेकिन इसमें देखिए एक और चीज़ पूछा हुआ है ना, जीवनी में अंतर बताते हुए एक एक रचना का नाम बताना है। यानी एक आत्मकथा का नाम बताइएगा कोई और एक जीवनी का। तो आप ना आत्मकथा को लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे छूट गया है। आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूँ, क्या भूलूं क्या याद करूँ, ये हरिवंश राय बच्चन का है, हरिवंश राय बच्चन। और जीवनी को एक लिख लीजिएगा, जीवनी। तो जीवनी विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, बहुत फेमस जीवनी है, बहुत पूछता है ये, अति बहुविकल्पी में पूछा था कई बारी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 8 जो कि 2023 का पहला क्वेश्चन है। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे वही प्रश्न तो दोबारा आ गया। देखिए, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, यहाँ पे वो नहीं बताना है, रचना नहीं बताना है, केवल अंतर बताना है। तो जल्दी से एक बार केवल पढ़ दूँ कि छोड़ दूँ? वही सेम क्वेश्चन है। आत्मकथा और जीवनी में निम्नलिखित अंतर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पहला, आत्मकथा स्वयं लेखक द्वारा लिखी जाती है जबकि जीवनी किसी अन्य लेखक द्वारा लिखी जाती है। दूसरा है, आत्मकथा में व्यक्तिगत अनुभव और भावनाएं अधिक होती हैं जबकि जीवनी में तथ्यात्मक और निष्पक्ष विवरण होता है। तीसरा है, आत्मकथा में आत्म अनुभूति और आत्मविश्लेषण मिलता है जबकि जीवनी में घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन होता है। चौथा है, आत्मकथा में लेखक का दृष्टिकोण प्रमुख होता है जबकि जीवनी में विषय वस्तु की प्रधानता होती है। और आत्मकथा, क्या भूलूं क्या मैं याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का, और विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, वो जीवनी हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, छात्रों के लिए समाचार पत्र पठन क्यों आवश्यक है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 क्वेश्चन तो सेम रिपीट हो गया, 4 नंबर का। ऐसे ही देख लीजिए कितना ज़रूरी है प्रीवियस ईयर। इसका आंसर है, पत्र पत्रिकाएं छात्रों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इससे ज्ञान का विस्तार होता है और नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। दूसरा है, शब्द भंडार बढ़ता है तथा भाषा में शुद्धता आती है। तीसरा है, समसामयिक घटनाओं की सही जानकारी प्राप्त होती है। समसामयिक मतलब होता है ना कि जो करंट अफेयर, जो तुरंत हाल ही में घटित क्या घटनाएं हो रही हैं, चल रही हैं, वही चीज़ है। चौथा है, लेखन क्षमता और अभिव्यक्ति शक्ति का विकास होता है। और पांचवा है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और व्यक्तित्व का विकास होता है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं, ऊपर सेम क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 10 है, अनुस्वार एवं विसर्ग को स्वउदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसका यानी उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। ये अति लघु उत्तरी में आया था प्रश्न। इसका आंसर है, अनुस्वार एवं विसर्ग। पहले एक लाइन लिख लेंगे आप, हिंदी व्याकरण में अनुस्वार और विसर्ग उच्चारण से जुड़े महत्वपूर्ण चिन्ह हैं। अब पहला है अनुस्वार। अनुस्वार को ना ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, इसी को कहते हैं, ये डॉट डॉट है ना, यानी कोई यहाँ वर्ड रहेगा उसके ऊपर बिंदी। जब किसी शब्द में नासिक ध्वनि का प्रयोग होता है तब अनुस्वार लगाया जाता है। जैसे कि अंगूर, संतान, हिंदी नासिक ध्वनियाँ हैं। इसके ऊपर जब लगाएंगे ना तो इसके जो उच्चारण होगा नाक से होगा। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग ये डॉटेड है, यानी कोई यहाँ वर्ड रहेगा, इसके बाद जो बिंदी दो लगता है इसी को विसर्ग कहते हैं। जब स्वर के बाद हल्की ह की ध्वनि निकलती है तब विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे दुख,
दुखद अंत अतः। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, नाटक तथा संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियाँ लिखिए। तो इसका आंसर है नाटक शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। पहला है अभिनव विधि, छात्र पात्र बनकर भाव, हाव भाव और संवाद प्रस्तुत करते हैं जिससे भाषा और आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा है भूमिका निर्वाह विधि, छात्रों को अलग अलग पात्रों की भूमिका देकर नाटक का अभ्यास कराया जाता है। और तीसरा है वाचन विधि, नाटक के संवादों का भावपूर्ण वाचन कराया जाता है। और चौथा है प्रश्न उत्तर विधि, कथानक और पात्रों की समझ विकसित की जाती है इसमें प्रश्नोत्तर विधि में। और इसमें संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, ये तो नाटक शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हो गई। इतने तरीके से नाटक शिक्षण पढ़ाया जा सकता है, बच्चों को सिखाया जा सकता है। ये संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। संवाद वाचन विधि, छात्रों को से संवादों का शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन कराया जाता है। दूसरा है अभिनय विधि, संवादों को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत कराया जाता है। और तीसरा है समूह चर्चा विधि, संवाद के भाव और उद्देश्य पर चर्चा कराई जाती है। और चौथा है प्रश्नोत्तर विधि, संवाद की भाषा और अर्थ स्पष्ट किया जाता है। ये देखिए दोनों से मैच कर रहा है, आप दोनों एक में भी लिख सकते हैं, वैसे अलग अलग लिख देंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नहीं तो ये दोनों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नाटक और संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियाँ निम्न हैं, और आप 5-6 पॉइंट लिख दीजिएगा। नहीं तो ऐसे लिख देंगे ना तो और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। तो संक्षिप्त जीवन परिचय होता है ना तो केवल मेन चीज़ें बताई जाती हैं उनकी, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, रचनाएँ थोड़ा बहुत उनके बारे में थोड़ा सा, इसी को संक्षिप्त जीवन परिचय कहते हैं। डिटेल होता है जो उनका जीवन परिचय पूरा उनके बारे में लिखते हैं। तो यहाँ संक्षिप्त जीवन परिचय में मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जन्म इनका हुआ था 31 जुलाई 1880 लमही गांव वाराणसी में उत्तर प्रदेश में जो कि है। और इनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। और तीसरा में यह प्रमुख रचनाएं इनके गोदान, गवन, कर्मभूमि, कफन, ईदगाह है प्रेमचंद का। उनकी मृत्यु हुई 8 अक्टूबर 1936, लंबी बीमारी के कारण हुई। कोई बीमारी हुई थी इनको और उससे ग्रसित होकर के इनकी मृत्यु हो गई। जीवन परिचय में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ऊपर तो हो ही गया लेकिन थोड़ा बहुत इनके बारे में लिखेंगे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान यथार्थवादी लेखक थे। उन्होंने किसानों, मजदूरों, स्त्रियों और शोषित वर्ग की समस्याओं को सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में सामाजिक अन्याय, गरीबी और नैतिक मूल्यों का सजीव चित्रण मिलता है। वे समाज सुधारक दृष्टि वाले संवेदनशील लेखक थे। यानी जो मुंशी प्रेमचंद थे, जो किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, शोषित वर्ग, जो कमज़ोर वर्ग थे ना, उनके प्रॉब्लम को अपने रचनाओं के माध्यम से उजागर किया है, यानी दिखाया है, बताया है। और इनके बारे में ऊपर तो हम लोग देख ही लिए, जन्म, मृत्यु, रचनाएँ, वास्तविक नाम, इतना लिख देंगे तो इनफ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13, एक कंठस्थ नीति श्लोक लिखकर अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें ये लिखा नहीं रहेगा, ये तो आंसर में रहना चाहिए ना, ये दिया नहीं है। आपको केवल क्वेश्चन इतना ही पूछेगा, ये आंसर में ही है। ये ना श्लोक जो है पूछा है कि एक कंठस्थ नीति श्लोक, यानी एक श्लोक लिखना है और उसका अर्थ भी लिखना है अपने पास से याद किया हुआ। तो एक यहाँ श्लोक है, देखिए, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुला संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुका। ये तो थोड़ा आसान है, थोड़ा बहुत लग रहा है कि क्या कहा जा रहा है। तो इसका अर्थ देखिए, व्यक्ति कितना भी रूपवान हो, यौवन से भरा क्यों न हो, किसी महान कुल में जन्मा हो, यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी वही स्थिति होती है जैसे बिना खुशबू के पलाश के पुष्प की होती है। पलाश का पुष्प में खुशबू नहीं होती है और रेड कलर का होता है। तो ये प्रश्न तो अति लघुत्री में आया हुआ था, तो यही आप लिख दीजिएगा। एक श्लोक हो गया, उसका अर्थ लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये याद रखिएगा कि ये जो है ना, ये आंसर में ही रहेगा, दिया नहीं रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 14, हिंदी में कारक कितने होते हैं, कारकों के प्रकार लिखिए। तो आंसर है कारक। हिंदी व्याकरण में कारक 8 प्रकार के 8 होते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताते हैं। इनके प्रकार निम्नलिखित हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे विभक्ति, कारक और अकारक चिन्ह। कारक चिन्ह वैसे तो पूछा नहीं है ना, लेकिन लिख दीजिएगा क्योंकि आगे आपको प्रश्न मिलेगा ना, वहाँ कारक चिन्ह भी पूछा है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो लिख देंगे तो टाइम इतना लगेगा नहीं।
प्रथमा जो विभक्ति होती है, पहला जो कारक होता है कर्ता, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने, कर्म का को द्वितीय होता है, तृतीय विभक्ति में करण से या के द्वारा, चतुर्थ में संप्रदान, इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को, पंचमी में अपादान, अपादान में से होता है विभक्ति चिन्ह अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं वहाँ अपादान कारक होगा। षष्ठी विभक्ति में संबंध दिखाता है, संबंध होता है काके की, रारी रे, नानी ने, ये सब इसका चिन्ह हो जाएगा संबंध कारक का। और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक में और पर होता है इसका विभक्ति चिन्ह। और अष्टमी में संबोधन कारक होता है हे, अरे, ओ, जहाँ संबोधन चिन्ह भी लगा रहता है, तो ये कारक चिन्ह है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, जो कि 2022 का पहला प्रश्न है। महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखिए। साहित्यिक परिचय लिखना यानी उनके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, और उनका साहित्य में वो क्या क्या रचनाएं की, उनके बारे में, रचनाओं के बारे में लिखना है, वही है साहित्यिक परिचय। तो इसका आंसर है महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायावाद युग की प्रमुख कवित्री थीं। उनके साहित्य में करुणा, वेदना, नारी चेतना और आध्यात्मिक भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है। उनकी भाषा कोमल, भाव प्रधान और प्रतीकात्मक है। काव्य के साथ साथ उन्होंने गद्य साहित्य को भी समृद्ध किया। यामा, निहार, रश्मि और मेरा परिवार उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को संवेदनशील दृष्टि प्रदान की। यानी साहित्यिक परिचय में उनके साहित्य में वो क्या क्या की, कैसे उनकी रचनाएं की, क्या लैंग्वेज था, किस पे जोर दिया, यही सब बताना रहता है। अब इनके रचनाओं में थोड़ा बहुत यहाँ बताए, यामा, निहार, रश्मि, मेरा परिवार, और कविता संग्रह में निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, ये सब हैं। और गद्य रचना में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। गद्य किसे कहते हैं? जो कहानी टाइप होता है वो गद्य होता है, और कविता जिसको गाया जा सकता है वो कविता होता है। समझ ही रहे होंगे आप। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16, जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न तीसरी बार आया है, पढ़ देता हूँ एक बार बस। आत्मकथा और जीवनी में निम्नलिखित अंतर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। आत्मकथा स्वयं लेखक द्वारा लिखी जाती है, जबकि जीवनी किसी अन्य लेखक द्वारा लिखी जाती है। आप केवल सुन लेंगे ना तो आपको यही याद हो जाएगा इसी क्लास में, आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, आत्मकथा में व्यक्तिगत अनुभव और भावनाएं अधिक होती हैं, जबकि जीवनी में तथ्यात्मक और निष्पक्ष विवरण होता है। तीसरा है, आत्मकथा में आत्म अनुभूति और आत्मविश्लेषण मिलता है, जबकि जीवनी में घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन होता है। और चौथा है, आत्मकथा के में लेखक का दृष्टिकोण प्रमुख होता है, जबकि जीवनी में विषय वस्तु की प्रधानता होती है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, छात्रों के लिए समाचार पत्र का नित्य पठन क्यों आवश्यक है? ये भी जहाँ भी रिपीट हो रहा है, दोनों क्वेश्चन साथ ही रिपीट हो रहा है, देखिएगा। इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। पत्र पत्रिकाएँ छात्रों के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। इसमें ज्ञान का विस्तार होता है और नई नई जानकारी मिलती है। शब्द भंडार बढ़ता है तथा भाषा में शुद्धता आती है। तीसरा, समसामयिक घटनाओं की सही जानकारी प्राप्त होती है। चौथा, लेखन क्षमता और अभिव्यक्ति शक्ति का विकास होता है। पांचवा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और व्यक्तित्व का विकास होता है। ये रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, अछीड़ो वितता, संस्कृत आ गया। अछीड़ो वितता, छीड़ो वृतस्तु हतो हतः। श्लोकांश का हिंदी में भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ यानी इसका भाव लिखना है, ना कि ट्रांसलेट करना है इसको संस्कृत में। तो जहाँ भाव बोलेगा ना तो वहाँ उसको उससे भाव क्या निकल रहा है ये लिखना है, उसको संस्कृत हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है। तो इसका आंसर है, हिंदी में भावार्थ हो जाएगा, धन से हीन व्यक्ति हीन नहीं होता, किंतु चरित्र नष्ट हो जाने पर पूर्णतः नष्ट हो जाता है। यानी चरित्र ही सब कुछ है, ये भी जोड़ सकते हैं यहाँ पे आप, चरित्र ही सब कुछ है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या, 19, विद्यालय की तरफ से शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए अपने पिता को पत्र लिखिए। तो पत्र लिखना अपने पिता को कि विद्यालय की तरफ से शैक्षिक भ्रमण जा रहा है, तो वहाँ पे जाने के लिए अनुमति के लिए। तो इसका आंसर है, शैक्षिक भ्रमण हेतु अनुमति के लिए पत्र। और रेलवे कॉलोनी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, दिनांक लिख दीजिएगा। और उसके बाद विषय स्कूली शैक्षिक भ्रमण के लिए अनुमति। और पूज्य पिताजी लिख के अब लिखेंगे, सादर प्रणाम, आशा है आप स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे विद्यालय की ओर से आगामी सप्ताह एक शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया जा रहा है। इस भ्रमण से हमें ऐतिहासिक एवं शैक्षिक ज्ञान प्राप्त होगा। सभी शिक्षक हमारे साथ रहेंगे तथा सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था रहेगी। अतः कृपया मुझे इस शैक्षिक भ्रमण में जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी पुत्र अजय।
ऐसे आप लिख लेंगे। इसमें फॉर्मेट बस इधर थोड़ा सा एड्रेस रहता है, और ये याद रखेंगे एक लाइन छोड़ के जो जिसको लिख रहे हैं वो लिखेंगे, प्रिय दोस्त को लिखेंगे तो प्रिय मित्र, और पिताजी को तो लिखेंगे तो प्रिय पिताजी, और इसमें बीच में बिना गैप किए अपना लिख देंगे उसके बारे में, और लास्ट में अतः करके थोड़ा सा लिख देते हैं, फिर एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे लिख देते हैं। बस ये फॉर्मेट याद कर लीजिए, किसी भी प्रकार का पत्र पूछेगा तो ऐसे लिख दीजिएगा। एप्लीकेशन जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी आएगा आगे। इसके बाद है प्रश्न क्या 20, कंदुकम एवं मिष्ठान्नम शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। मिष्ठान्नत्रम नहीं है, ये डबल न है, यहाँ पे ये मिष्ठान्नम यहाँ से ही आंसर में लिखा हुआ है, देखिएगा मिष्ठा आधा न और कंप्लीट न और म है। तो इसका शब्द अर्थ और वाक्य प्रयोग, कंदुकम का अर्थ होता है गेंद, बालक कंदुकम क्रीडति, यानी बालक गेंद से खेलता है, ये अर्थ है। केवल आपको वाक्य प्रयोग करना है संस्कृत में, केवल आप इतना भी लिख सकते हैं, आपको ये अर्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लिख दीजिएगा क्योंकि और टाइम रहेगा तो लिख दीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मिष्ठान्नम यहाँ डबल न, मिष्ठान्नम का अर्थ होता है मिठाई, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो मिष्ठान्नम गणेशाय प्रियम अस्ति, इसका हिंदी में अर्थ होगा, मतलब इसका ट्रांसलेशन मिठाई गणेश जी को प्रिय है। तो ये दो वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अगर जो आप ये कर लेते हैं आपको 2 नंबर मिल जाएगा इस पर। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 21, संस्कृत ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका आंसर है संस्कृत वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन, हिंदी की तरह से। पहला है स्वर, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के भी 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप स्वर। जिसमें हर्ष स्वर में अ ई उ री री, एक री एडिशनल इसमें जुड़ जाता है, हिंदी में री तक रहता है। दीर्घ है आ ई उ री ए ओ औ, और प्लुप में ओम, यानी जो हर्ष स्वर होता है इसमें 1 मात्रा का समय लगता है उच्चारण में, और दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है इसके उच्चारण में, और प्लुप स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है उच्चारण में। यानी हर्ष में जितना समय लगता है उसके डबल लगता है दीर्घ स्वर में, और उसके 3 गुना समय लगता है प्लुप, जैसे ओम पढ़ रहे हैं ना, तो इसे 3 गुना टाइम लगता है उच्चारण में हर्ष स्वर के प्लुप स्वर में। इसके बाद है ख व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और ये पहला देखिए, इसमें व्यंजनों के भी भेद दिया हुआ है। स्पर्श व्यंजन, जितने जो वर्ग होते हैं 5×5 = 25, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन का मतलब है कि मुख के किसी न किसी पार्ट में जो मुख से हवा निकलेगी वो टच करके निकलेगी, तो उसको स्पर्श कर रहा है ना, तो वह स्पर्श व्यंजन होता है। जैसे क वर्ग का क ख ग घ ङ, च वर्ग छ छ ज ञ, और ट वर्ग ट ठ ड ढ, और त वर्ग त थ द ध न, और प वर्ग से प फ ब भ म। ये जो 5×25, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग और 5 वर्ग है, तो 25 जो स्पर्श वर्ग होते हैं वो व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य और लव कहे जाते हैं। ये पूछता भी है अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, बहुविकल्पी में पूछा भी था। और तीसरा है उष्म व्यंजन, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, स स और ह। संयुक्त व्यंजन छ ज्ञ त्र और स्र होते हैं 4, और ये किसे किसे मिलकर बने होते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं ना, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आधा को और स से छ मिलकर बनता है, ज और अ से ज्ञ में बनता है, त और से त्र बनता है, स और से स्र बनता है। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि क जो छ होता है किससे मिलकर बना होता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुविकल्पी में टिक किया था आधा क और कटखोड़ा वाला स। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 22, जो कि 2021 का पहला प्रश्न है। कबीर दास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके पहले पूछा था ना, तो अब यहाँ कबीर दास पूछा है, कबीर दास का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब मीराबाई का साहित्यिक परिचय पूछा था, तो यहाँ देखिए कबीर दास का जीवन परिचय लिखेंगे कबीर दास, नाम इनका कबीर दास था, जन्म इनका लगभग 1398 ईस्वी में हुआ था, जन्म स्थान काशी या वाराणसी में, यूपी में है। और इनके माता पिता पालन पोषण नीरू एवं नीमा नामक दंपति ने किया था, यानी इनके माता पिता के बारे में पता नहीं है। इनको ना एक नदी किनारे नीरू और नीमा नाम के एक कपल ने पाया था, यानी पति पत्नी थे आपस में, उनकी संतान नहीं थी, तो इनको पाया, तो इनका पालन पोषण करके इनको बड़ा किए, तो उन्हीं का नाम है। इनको जन्म किसने दिया इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। और इनकी पत्नी लोई थी, पुत्र कमाल था एक, और इनकी एक पुत्र थी उसका नाम था कमाली। मृत्यु इनका हुआ
18 ईस्वी में मगहर में। और इनका जीवन परिचय आप देख लीजिए, इतना ही हो गया। संक्षिप्त जीवन परिचय तो यही होता है, कंप्लीट इसकी जानकारी हो गया जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन थोड़ा सा लिख देंगे क्योंकि ये 60 से 70 शब्दों में आंसर देना रहता है, थोड़ा तो इनके बारे में लिखेंगे ही, तभी तो आंसर कंप्लीट होगा। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के महान संत कवि थे। वे गुरु रामानंद के शिष्य माने जाते थे। इनके गुरु का नाम भी ऊपर लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रामानंद। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों समाजों के फैले कर्मकांड, मूर्ति पूजा, जाति पाति और पाखंड का विरोध किया तथा प्रेम, सत्य, समानता और मानवता का संदेश दिया। उनकी वाणी सरल और लोक भाषा में है। रचनाएं इनके द्वारा बीजक, मुख्य रूप से बीजक इनकी रचनाएं हैं, सबसे जो फेमस है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, साखी, शबद और रामायणी। और अन्य रचनाओं में कबीर की साखियाँ, दोहावली, ये सब हो जाती हैं, इतना याद रखिएगा। और ये हिंदू मुस्लिम की दोनों में जो पाखंड चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उनको इन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको दूर करने का प्रयास किया, कोशिश की। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, संस्कृत भाषा के उच्चारण में दोष के 5 कारण बताइए। तो ऊपर आया था ना कि अनिवार्य संस्कृत के उच्चारण में दोष के निराकरण के उपाय बताना था, तो यहाँ पे कारण बताना है कि आखिर होता क्यों है, वो जो दोष होता क्यों है, इसका कारण बताना है 5 कारण। तो इसका आंसर है संस्कृत भाषा के उच्चारण के दोष के 5 कारण निम्न है। पहला है मातृभाषा का प्रभाव। अपनी मातृभाषा का क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से संस्कृत ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता। जिस भी आप क्षेत्र में रह रहे हैं, आपकी मातृभाषा जो क्षेत्रीय बोली है वही होगी, तो उस वजह से संस्कृत में जब पढ़ते हैं तो उसका एक्सेंट आता है और जुबान टूटी नहीं रहती है, तो बोल नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग हैं हिंदी में, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो संस्कृत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और दूसरा है ध्वन्यात्मक ज्ञान का अभाव। वर्णों के उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न का समुचित ज्ञान न होने से उच्चारण दोष उत्पन्न होता है। ज्ञान ही नहीं रहेगा, पढ़े ही नहीं रहेंगे कहाँ से उच्चारण हो रहा है, किस ध्वनि का होता है, तो भी गलती होगा। और तीसरा है अभ्यास की कमी। नियमित पाठ, श्रवण एवं उच्चारण अभ्यास न होने के कारण शुद्धता नहीं आ पाती है। अभ्यास चूँकि नहीं, जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है तो अभ्यास नहीं करता है, इसलिए उसमें दोष आएगा ही। चौथा है शिक्षक का अशुद्ध उच्चारण। यदि शिक्षक स्वयं शुद्ध उच्चारण नहीं करता तो विद्यार्थी भी अशुद्ध उच्चारण सीख लेते हैं। जब शिक्षक को ही नहीं आएगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे जो शिक्षक को आएगा। पाँचवा है श्रवण दोष या एकाग्रता की कमी। सुनने में समस्या या ध्यान भाव के कारण शब्दों का सही उच्चारण नहीं हो पाता। जब पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं दे पाते एक्चुअली में लिखा क्या है, तो भी गलती होने की संभावना रहती है और गलत हो जाता है और सही उच्चारण नहीं हो पाता। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद कीजिए। शब्द दिए हैं विद्यालय, महोत्सव, रमेश, पवन, यद्यपि। तो शब्द है, संधि विच्छेद है और संधि है। विद्यालय में विद्या धनालय, इसका संधि विच्छेद होगा, यही बस पूछा है, संधि का नाम पूछा नहीं है। मैं एडिशनली ऐड किया हूँ आपको बताने के लिए कि देख लीजिए। आ और आ मिल के आ हो गया है। यहाँ दीर्घ संधि हो ना, आ ई उ आ, दीर्घ संधि होता है ना, दीर्घ स्वर संधि, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। महोत्सव, महाधन उत्सव, आ और उ मिलके ओ हुआ है तो गुण स्वर संधि। रमेश, रमाधन ईश, रमेश, तो यहाँ भी गुण स्वर संधि है। आ ई मिलके ए हुआ है। पोधन अन, ओ और अ मिलके अय हुआ है। अय आय ओ आ हो जाता है अय आदि में, तो अय आदि संधि। यद्यपि का यदि धन अपि होता है संधि विच्छेद, यहाँ यण स्वर संधि होगा। ई धन अ मिलके य हुआ है, य व र ल हो जाता है ना यण में। ये तो बड़ी डिटेल में आपको कई बार मैंने अति लघु त्रिम विकल्पी में सब संधि बता दिया है, लेकिन यहाँ संधि विच्छेद पूछा है, ये इस पे ध्यान दीजिएगा। विद्या धनालय, महाधन उत्सव, रमाधन ईश, पोधन अन, पवन, यदि धन अपि, यद्यपि। इसके बाद है प्रश्न संख्या 25, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? हिंदी के किसी एक यात्रा वृत्तांत का नाम एवं उनके लेखक का नाम बताइए। तो इसका आंसर है यात्रा वृत्तांत। पहले देखिए, यह हिंदी गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक या संबंधित रचनाकार उन स्थानों के बारे में जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यात्रा वृत्तांत के श्रेष्ठ लेखक के रूप में राहुल सांकृत्यायन जी को हिंदी साहित्य के जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त है। यानी किसी स्थान के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जब जीवंत यानी एकदम डिटेल में लगेगा कि एकदम वही हम प्रस्तुत होकर देख रहे हैं, पढ़ेंगे ना तो वही लगेगा, एकदम डिटेल में लिखा जाता है, बड़ा सा, काफ़ी बड़ा बड़ा लिखा जाता है यात्रा वृत्तांत, तो वो यात्रा वृत्तांत उसको कहते हैं। ये गद्य में लिखा जाता है कहानी जैसे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फेमस है राहुल सांकृत्यायन है। इसमें पूछा था ना किसी एक यात्रा वृत्तांत को लिखना है, तो राहुल सांकृत्यायन की रचना
अथातो घुमक्कड़, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। ये इसमें से कोई आप एक लिख देंगे या दो लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 26, मौन वाचन के उद्देश्य बताइए। मौन वाचन यानी जो बिना बोले पढ़ते हैं उसका उद्देश्य बताना है, क्या रीज़न होता है पढ़ने के पीछे। इसका आंसर है मौन वाचन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है समझ शक्ति का विकास, इन समझ शक्ति का विकास होता है इससे। मौन वाचन से विद्यार्थी पाठ का अर्थ शीघ्रता से समझना सीखते हैं, मन में पढ़ते हैं और समझ लेते हैं। दूसरा एकाग्रता का विकास, बिना बोले पढ़ने से ध्यान केंद्रित करने की आदत विकसित होती है। तीसरा है पठन गति में वृद्धि, मौन वाचन से पढ़ने की गति तेज होती है। ये आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, आप एक पैरा लीजिएगा, आप टाइमर स्टार्ट करके देख लीजिएगा, बोल के पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, हम बिना बोले पढ़ेंगे तो जल्दी से पढ़ लेंगे उसको, तो इसमें गति बढ़ जाती है पढ़ने की। चौथा है आत्मनिर्भरता का विकास, विद्यार्थी स्वयं पढ़कर ज्ञान अर्जित करना सीखते हैं। और पांचवा है शब्द भंडार में वृद्धि, नए शब्दों का ज्ञान बढ़ता है जब पढ़ेंगे तो, ये मौन पढ़ें या बोल के पढ़ें दोनों में वृद्धि होगा। छठवां है समय की बचत, कम समय में अधिक अध्ययन संभव होता है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 27, नीचे लिखे नीतिपरक श्लोक का अर्थ लिखिए। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानम तु वसुधैव कुटुम्बकम। इसका अर्थ लिखा है। इस श्लोक का अर्थ है कि यह मेरा है और यह पराया है। इस प्रकार की गणना छोटे और संकीर्ण विचार वाले लोग करते हैं। जिनका चरित्र उदार होता है वे पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। ऐसे लोग सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं और विश्व बंधुत्व तथा मानवता की भावना को अपनाते हैं। इसका भावार्थ ये निकलेगा कि जो छोटे लोग होते हैं, जिनकी सोच बड़ी छोट होती है, वही पराया अपना में भेद करते हैं। बाकी जो उदार व्यक्ति होते हैं वो पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं और सबका सम्मान करते हैं और जाति मतलब किसी तरह का भेदभाव वो नहीं करते हैं, वही है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो संस्कृत में दिया है अभिता ध्रुवम स्व सांप्रतम। तो इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। तो निम्न शब्दों का हिंदी में अर्थ, अभिता का चारों ओर, ध्रुवम माने निश्चय ही या अवश्य, स्व मतलब कल, आने वाला कल यानी टुमारो, आने वाला कल स्व होता है। ये किसी बहुविकल्पी प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा था, शायद हमको याद है, हिंदी में ही। और सांप्रतम वर्तमान में या अभी, इसका हिंदी में अर्थ होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, जो कि जो प्रश्न संख्या 29 जो कि 2020 का पहला प्रश्न है। जीवनी तथा आत्मकथा में कोई 4 अंतर बताइए। बस एक साल ये नहीं पूछा है, फिर से ये प्रश्न आ गया, चौथी बार ये प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो यहाँ पे देखिए पहले जीवनी लिखा है फिर आत्मकथा लिखा है। इसके पहले हम लोग ने जितनी बार पढ़ा है वो कंपेरिजन करके पढ़ा है, तो यहाँ पे ऐसे पढ़ लेते हैं। तो ऐसे भी अगर जो एक साथ पढ़ेंगे ना इसको कंपेरिजन करके, तभी आपको स्पष्ट होगा। देखिए जीवनी किसी के जीवन पर आधारित होती है, किसी दूसरे के जीवन पर, और आत्मकथा में लेखक स्वयं की कथा होती है यानी खुद के बारे में। दूसरा है अंतर, जीवनी संस्मरणात्मक नहीं होती है जबकि आत्मकथा संस्मरणात्मक होती है। तीसरा है जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन की घटनाओं का चित्रण करता है और आत्मकथा में, जबकि आत्मकथा में लेखक के जीवन की घटनाओं का चित्रण होता है यानी खुद के बारे में। और चौथा है जीवनी में लेखक किसी साहित्यकार द्वारा के जीवन के विशेष विषय में लिखा विवरण होता है आत्मकथा में, जबकि आत्मकथा में किसी साहित्यकार द्वारा स्वयं के किसी विशेष पर लिखा विवरण होता है। आत्मकथा खुद के बारे में, जीवनी दूसरे के बारे में। बस इतना आप याद रखेंगे तो सब लिख लेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर। तिरा उत्तरी में भी पूछा हुआ था ये। पहले उपसर्ग देखिए, उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय में भी पहला ही। साथ साथ पढ़ेंगे ना तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा और याद भी हो जाता है। और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ता है, ये पहले जुड़ता है ये अंत में। और उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, जबकि प्रत्यय में नए शब्द या शब्द रूप बनते हैं यानी उसी का रूप, उससे उसका अर्थ जो होगा ना प्रत्यय में मिलता जुलता रहेगा पहले से। और उपसर्ग में केवल शुरू में एक शब्द लग जाएगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा, सीधे अपोजिट भी हो जाता है। तीसरा है देखिए, उपसर्ग में नया अर्थ प्रकट होता है, वही चीज़ है। और प्रत्यय शब्द के व्याकरणिक रूप को स्पष्ट करता है। चौथा अंतर है उपसर्ग में, उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, जबकि प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। देखिए दोनों स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है क्योंकि दोनों का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। जैसे प्रत्यय लास्ट में ता लगता है और उपसर्ग
शुरू में प्र लगता है, तो प्र का भी कुछ मतलब नहीं, ता का कुछ मतलब नहीं, तो वही है, दोनों का कोई मतलब नहीं होगा। उदाहरण के लिए देखिए, प्रधन स्थान प्रस्थान, अनुधन शासन अनुशासन, जिसमें प्र और जो अनु है ये उपसर्ग है, शुरू में लग रहा है। और प्रत्यय के उदाहरण में बाल धन क बालक, मित्र धन ता मित्रता, जो लास्ट में क ये लगा है, ये ता लगा है ना, तो ये प्रत्यय है। इसके बाद है प्रसंख्या 31, मौन वाचन किसे कहते हैं। इसमें मौन वाचन बस पूछा है, बहुत आसान है, लिख दीजिएगा, जो बिना बोले पढ़ते हैं ना उसी को। मौन वाचन वह पठन विधि है जिसमें विद्यार्थी बिना बोले केवल आँखों से पाठ का अध्ययन करता है और मन ही मन उसका अर्थ समझता है। इस विधि में शब्दों का उच्चारण नहीं किया जाता। मौन वाचन से पठन गति बढ़ती है, समय शक्ति का विकास होता है, एकाग्रता आती है तथा विद्यार्थी स्वाध्याय की ओर प्रेरित होता है मौन वाचन से। प्रसंख्या 32 है, अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कोई भी अनुच्छेद दिया हुआ है, पैरा दिया हुआ है, उसका शीर्षक लिखना है आपको, तो किस किस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। देखिए आगे मिलेगा आपको, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। इसका आंसर है, अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें निम्न हैं। पहला है, शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो अनुच्छेद के मुख्य भाव और केंद्रीय विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करे, जिससे पाठक को विषय का तुरंत बोध हो जाए। यानी जो भी अनुच्छेद दिया हुआ है, पैरा दिया हुआ है, उसमें जो भाव निकल रहा है उसी से डायरेक्टली कनेक्ट करे उसका जो शीर्षक हो। जैसे किसी बच्ची के बारे में लिखा है, कोई छोटी बच्ची है, बहुत प्यारी है, बहुत चंचल है, तो प्यारी बच्ची उसका शीर्षक हो सकता है। तो डायरेक्ट उसे कनेक्ट कर रहा है, तो वही लिखा है, उसका भाव प्रकट हो उस शीर्षक का, उस अनुच्छेद से। दूसरा है, शीर्षक संक्षिप्त होने के साथ साथ सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि उसे पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए। यानी कठिन नहीं होना चाहिए, सिंपल वर्ड में होना चाहिए शीर्षक मतलब उसका पाठ का नाम। और तीसरा है, शीर्षक का संबंध अनुच्छेद की संपूर्ण विषय वस्तु से होनी चाहिए और वह पूरे अनुच्छेद का प्रतिनिधित्व करता है। एक ही चीज़ बार बार है। चौथा है, शीर्षक में अनावश्यक कठिन या भ्रामक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे अर्थ स्पष्ट ना हो। यानी ऐसा ना हो कि बहुत कठिन शब्द में लिख दिए जिसका अर्थ ही नहीं पता लग रहा है, गूगल करना पड़ रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सिंपल शब्द में शीर्षक होना चाहिए। पांचवा है, शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो आकर्षक हो तथा पाठक की रुचि और जिज्ञासा को बढ़ाने में सहायक हो। यानी जिज्ञासु, उसको पढ़ने के बाद जिज्ञासा लगे कि उसको पढ़ें, अरे इसमें हुआ क्या होगा। ऐसे ही लिखे रहते हैं तो कहानियों के शीर्षक, एक राजा था या फिर एक भेड़िया, एक राजा, एक इस तरह की होती है ना शीर्षक होते हैं, एक राजा एक भेड़िया, इस तरह का कुछ शीर्षक है, एक रानी की, एक भूतिया की कहानी। तो इस तरह के जो शीर्षक रहते हैं तो ये क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं कि जानने की इच्छा जागृत होती है मन में कि क्या हुआ होगा इसमें। तो वही है कि इस तरह का शीर्षक होना चाहिए, रोचक। इसके बाद है प्रसंख्या 33, कविता शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में लिखिए। अब कविता शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में रिपीटेड प्रश्न है, अभी ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने, तो पढ़ लेते हैं जल्दी से हम लोग। कविता शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित है। यानी कविता बच्चों को शिक्षण कराया जाता है तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं, यानी बच्चों में क्या डेवलप करने के लिए, क्या सिखाने के लिए कराते हैं कविता शिक्षण, क्यों कविता पढ़ाया जाता है। इसका पहला है, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि और सौंदर्य बोध का विकास करना कविता के माध्यम से, इसी ये पहला उद्देश्य। दूसरा है, कविता के माध्यम से भावनाओं, कल्पना शक्ति और संवेदनशीलता को विकसित करना, दूसरा है उद्देश्य। तीसरा है, शुद्ध उच्चारण, लय, ताल और भावपूर्ण वाचन की क्षमता का विकास करना। चौथा है, नैतिक, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का बोध कराना, क्योंकि उसमें ऐसी कहानियाँ रहती हैं, मतलब वैसा भाव रहता है उस कविता से कि ये सब सामाजिक और मानवीय मूल्यों का भी विकास होता है बच्चों में। पाँचवा है, शब्द भंडार एवं व्यक्ति शक्ति की समृद्धि। ये तो किसी चीज़ को पढ़ने से होता है, कविता पढ़ें, कहानी पढ़ें, गद्य पढ़ें, लेकिन जब कविता पूछा है कविता शिक्षण में भी ये लिख देंगे। और छठवा है, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और साहित्यिक रुचि उत्पन्न करना। बच्चों में क्रिएटिविटी सीखते हैं बच्चे कविता शिक्षण से। इसके बाद है प्रसंख्या 34, विशेष किसे कहते हैं, साधारण बताइए। विशेषण, विशेष यानी विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वही विशेष है। देखिए आगे दिया है इसमें, विशेष वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। सामान्यतः संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष होते हैं। जब किसी शब्द द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के गुण, संख्या, परिमाण या अवस्था का वर्णन किया जाता है तो उसको विशेष कहते हैं। तब वह संज्ञा या सर्वनाम विशेष कहलाता है। देखिए यानी उदाहरण से समझ में आएगा। देखिए, सुंदर फूल, यहाँ फूल विशेष है,
ये जो फूल है, ये जो सुंदर है वो क्या है? फूल है ना। तो ये फूल है ये विशेष है, और जो सुंदर है ये विशेषण है। क्योंकि उसकी आगे दिया है इसमें, क्योंकि उसकी विशेषता सुंदर शब्द द्वारा बताई गई है। यही चीज़ मैंने आपको बताया। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष, जो विशेषता बताता है वो विशेषण। अक्सर जो होते हैं विशेष संज्ञा सर्वनाम होते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। इसके बाद हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, और दूसरा है राम घर जाता है। इसका हिंदी में अनुवाद करना है, ट्रांसलेट बस कर देना है इसका अर्थ। वैसे तो अर्थ संस्कृत का आता है ना लिखने के लिए, तो इसका ट्रांसलेशन देखिए। पहला है पेड़ से पत्ते गिरते हैं का वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, और राम घर जाता है, इसका जो संस्कृत में अनुवाद होगा राम गृहम गच्छति। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 36, जो कि 2019 का क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न है। कबीर दास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं रचनाओं का उल्लेख कीजिए। रिपीटेड प्रश्न है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है अभी। कबीर दास जी का जीवन परिचय। नाम इनका कबीर दास, जन्म लगभग 1398 ईस्वी, जन्मस्थान काशी और वाराणसी उत्तर प्रदेश। माता पिता पालन पोषण नीरू नीमा ने किया था, दंपति ने किया था। पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर में हुआ था, ये भी यूपी में ही है, गोरखपुर से थोड़ा सा आगे है। और जीवन परिचय ये है इनका। कबीर दास निर्गुण भक्ति धारा के महान संत कवि थे। वे गुरु रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों समाजों के में फैले कर्मकांड, मूर्ति पूजा, जाति पाति और पाखंड का विरोध किया तथा प्रेम, सत्य, समानता और मानवता का संदेश दिया। उनकी वाणी सरल और लोक भाषा में है। रचनाएं इनके द्वारा बीजक मुख्य रूप से जो 3 पार्ट होते हैं इसके, साखी, शब्द, रामायणी, कबीर की साखियाँ, दोहावली आदि हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37। कारक किसे कहते हैं? उनके नाम तथा विभक्ति चिन्ह लिखिए। तो मैंने विभक्ति चिन्ह ऊपर नहीं पूछा था, तो मैंने बताया था विभक्ति चिन्ह आगे पूछा हुआ है, तो विभक्ति चिन्ह के साथ आप याद रखिएगा, इसको याद कीजिएगा। उत्तर है कारक। संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से क्रिया के अर्थ को पूरा करता है वही उसका कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए अजय ने रोटी खाई, तो यहाँ पे इस वाक्य में ने कर्ता कारक है, जो ने है इसमें है ना। क्रिया के अर्थ को सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के अर्थ को पूरा करता है, उसे कनेक्ट करता है, उसको कारक कहते हैं। जैसे यहाँ ने है, अजय ने रोटी खाई, जो रोटी खाई क्या अजय ने खाई ना, तो ने है, कारक चिन्ह है। समझ गए होंगे आप। हिंदी व्याकरण में कारक 8 होते हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रथम कर्ता होता है, इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। द्वितीय कर्म होता है, इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए या को अवधान से अलग होने के अर्थ में। संबंध काके की रारी रे नानी ने। अधिकरण में पै पर, और संबंध है अरे ओ। समझ गए होंगे आप। इसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी तक चलती रहती है। इसके बाद है प्रश्न क्या 38। ये प्रश्न देखिए कितनी बार आएगा। 38, जीवनी एवं आत्मकथा में मूलभूत अंतर बताइए। कहीं 4 अंतर, कहीं मूलभूत अंतर, कहीं अंतर। एक जगह पूछा था कि जीवनी और आत्मकथा एक एक उदाहरण के साथ भी, तो वहाँ ने क्या भूलू क्या याद करो, हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा और जीवनी विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा। जीवनी मैं केवल पढ़ दे रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए याद हो भी गया होगा। जीवनी किसी के जीवन पर आधारित होती है। जीवनी संस्मरणात्मक नहीं होती। जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन की घटनाओं का चित्रण करता है। जीवनी में लेखक किसी साहित्यकार द्वारा जीवन के विशेष विषय में लिखा विवरण होता है। जबकि आत्मकथा में लेखक की स्वयं की आत्मकथा होती है, की कथा होती है। आत्मकथा संस्मरणात्मक होती है, जबकि आत्मकथा में, यानी ये है तीसरा पॉइंट के बाद ये है, जब पढ़ेंगे ना तो जबकि कनेक्ट करेगा उससे। आत्मकथा में लेखक के जीवन की घटनाओं का चित्रण होता है। आत्मकथा में किसी साहित्यकार द्वारा स्वयं के किसी विषय पर लिखा विवरण होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 39, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। इसके ऊपर पूछा था कि कविता शिक्षण की का उद्देश्य बताइए। अब यहाँ पूछ दिया कहानी शिक्षण की उपयोगिता बताइए। उद्देश्य उपयोगिता वही चीज़ तो है, कहाँ इसका यूज भी आता है, एक ही जैसा है, सिमिलर है। इसका आंसर है कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर ध्यान देने योग्य बिंदु निम्न है। पहला, कहानी शिक्षण से विद्यार्थियों की रुचि और एकाग्रता में वृद्धि होती है। ये भी उसमें भी लिख सकते हैं, सेम आंसर। कहानियों में बस कहानी की जगह पे कविता कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग होती हैं। कहानियों के माध्यम से नैतिक, सामाजिक तथा मानवीय मूल्यों का भी विकास होता है। तीसरा है, इसमें भाषा बोध, शब्द भंडार और व्यक्ति शक्ति का विस्तार होता है। चौथा है, कहानी शिक्षण बच्चों की कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता को विकसित करता है। सबसे ज़्यादा कल्पना शक्ति ये प्रश्न पूछता है। कल्पना शक्ति कहानी के माध्यम से ही बच्चों में विकास किया जा सकता है। और पांचवा है, यह शिक्षण
प्रक्रिया को रोचक, सरल और प्रभावी बनाता है। छठवां है, कहानी शिक्षण से विद्यार्थियों में सुनने, समझने और विचार व्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। बच्चे सुनेंगे तो उनको आदत लग जाती है सुनने की, और रोचक ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उसमें विकास हो जाएगा, वही गुण आ जाता है उनमें। प्रश्न संख्या 40 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्ति का कोई श्लोक लिखिए। तो मैंने देखिए सबसे छोटा श्लोक इसमें यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो ये जो श्लोक है, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये तो श्लोक आया था और इसका भावार्थ लिखना था। और जिस तरह का आ जाएगा ना, ऊपर भावार्थ लिखना रहेगा और लास्ट में ये भी पूछ देगा, तो वही सेम टू सेम आप श्लोक लिख भी सकते हैं उसी पेपर से, लेकिन ऐसा होगा नहीं। श्लोक का अर्थ देखिएगा, इसका वहाँ पे था ना, यहाँ पे भी वही है, वही अर्थ होगा। इस श्लोक का अर्थ है कि यह अपना है और यह पराया है, ऐसी सोच छोटे और संकीर्ण मन वाले लोग करते हैं। उदार और महान चरित्र वाले व्यक्ति पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा। प्रश्न क्या 41 है, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। मक्षिका, बहवा, माँ, तक्रम। तो शब्द और अर्थ ऐसे लिखिए। मक्षिका का मक्खी, बहुत का बहुत बड़ी संख्या में अनेक, माँ का मत या नहीं, तक्रमा का छाछ होता है, इसका अर्थ हिंदी में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। इसके पहले हिंदी आया था, विद्यालय आया था, और क्या क्या आया था, ऊपर आया था ना हिंदी में, उसका संधि विच्छेद करना। यहाँ संस्कृत में है, तो संस्कृत में कुछ नहीं है, बस लास्ट में डबल बिंदी है, तो सब में आप डबल बिंदी लगा देंगे दूसरे वाले में। देखिए, यानी डबल बिंदी का आता है, विसर्ग है, डबल बिंदी नहीं कहेंगे। इसका आंसर है निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का संधि विच्छेद। मनोरथ का मना धन रथ है, तो विसर्ग संधि है, क्योंकि मना यहाँ से जब स्टार्ट हो रहा है ना, जहाँ भी ये होगा डबल बिंदी यानी विसर्ग होगा, तो उसमें विसर्ग संधि होती है। सजना, सत धन जन, तब इसमें कहेंगे कि ये भी विसर्ग होना चाहिए, नहीं, ये इसमें लास्ट में है, तो लास्ट में ये विसर्ग लगा है तो ये संस्कृत बन गया है, नहीं तो सत धनजन जो होता है। अब देखिएगा ना, कोई नियम स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, अयादि, यण और वृद्धि। तो इनमें से किसी से कनेक्ट नहीं कर रहा है ना, तो इसमें किसी में आधा वर्ड आता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो जब नहीं रहेगा और एक विसर्ग भी नहीं रहेगा, विसर्ग रहता तो विसर्ग संधि, और स्वर संधि में से कोई रूल यहाँ फॉलो करता 5 में से तो वो हो जाता। जब नहीं करेगा तो बस एक ही बचेगा, व्यंजन संधि, तो आप उसको व्यंजन टिक कर देंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे संधि पूछा नहीं है, यहाँ इस पर जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये पूछता है, पूछा हुआ है, बहुविकल्पी में पूछ सकता है, लघुत्तरी में नहीं पूछा है। तो ये व्यंजन संधि है, सत धन जन होगा इसका संधि विच्छेद। यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा है तो ज़्यादा जोर आप दीजिएगा मना धन रथ पे और सतधन जन पे। वसंतोत्सव का है, वसंतोत्सव का वसंत धन उत्सव, यहाँ पे गुण से संधि होगा। अ और ऊ मिलके ओ हो गया है, तो अ आया के बाद आसमान स्वर रहते हैं, और गुण रहते हैं ना, तो वही है, ओ हो गया है। अ के बाद ऊ आया है, तो अ और ऊ मिलके ओ हुआ है, तो गुण से संधि है। जहाँ ए ओ का मात्रा देखिए वहाँ पे क्या होता है, गुण होता है। बसंत धन उत्सव। मध्वरी, मधुधन अरि, यहाँ यड़ संधि है, यहाँ पे उ और य मिल के व हो गया है, य व र ल हो जाते हैं ना यड़ संधि में, तो वही हो गया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 43, जो कि 2018 का पहला प्रश्न है। संबंध कारक किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। तो संबंध कारक वह कारक है जिससे वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट होता है। इस कारक द्वारा स्वामित्व, अधिकार या संबंध का बोध कराया जाता है। इसमें का, के, की जैसे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए राम की पुस्तक नहीं है, इस वाक्य में की संबंध कारक का चिन्ह है। मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि जहाँ पे पढ़ने से लगेगा ना कि अधिकार कर्ता के साथ सीधे डायरेक्टली उसमें अधिकार दिखाया गया होगा कि इसी का है, वो संबंध हो, जैसे राम की पुस्तक, वो पुस्तक किसकी है, राम की है ना, तो वहाँ पे कारक चिन्ह का, की, के, रारी, रे दिख जाएगा। का, की, के मेनली दिखता है और अधिकार दिखता है वस्तु पे, तो वहाँ कारक चिन्ह होता है, और ये आप लिख देंगे इतना सिस्टमेटिक। प्रश्न संख्या, और ये प्रश्न पूछता है आपको। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 44, भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण है। तो इसके पहले पूछा था संस्कृत में, तो इसका देखिए भाषा शिक्षण में। भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के कारण निम्नलिखित है। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ने से
शुद्ध ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं हो पाता है, मातृभाषा उस पर प्रभावी हो जाता है। दूसरा है ध्वनियों के उच्चारण, स्थान एवं प्रयत्न का सही ज्ञान न होना। यही सेम टू सेम आया था शायद, प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। तीसरा है नियमित अभ्यास और श्रवण अभ्यास की कमी। चौथा है शिक्षक द्वारा स्वयं अशुद्ध उच्चारण, जब शिक्षक द्वारा भी किया जाएगा उच्चारण अशुद्ध तो छात्र के द्वारा भी वो होगा उच्चारण। और पांचवा है सुनने की कमजोरी या ध्यान की कमी के कारण ध्वनियों को ठीक से न समझ पाना। और छठवां है पाठ सामग्री का यांत्रिक पठन या भावपूर्ण अभ्यास का अभाव। इसके बाद है प्रश्न संख्या 45, कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या क्या लाभ है। इसका आंसर है कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के लाभ निम्नलिखित हैं। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए मैं केवल जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ इसको। मौन वाचन से विद्यार्थियों की समझ शक्ति का विकास होता है। दूसरा, इससे पढ़ने की गति में वृद्धि होती है। तीसरा, मौन वाचन एकाग्रता और ध्यान शक्ति को बढ़ाता है। चौथा, विद्यार्थियों में आत्मनिर्भर अभ्यास की आदत विकसित होती है। और पांचवा है इससे समय की बचत होती है और अधिक पाठ पढ़ा जा सकता है। छठवां है मौन वाचन से शब्द भंडार और भाषा बोध में वृद्धि होती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 46, उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर है उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को ऐसे शैक्षिक भ्रमण स्थानों पर ले जाना चाहिए जहां उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो सके। इसके प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 वाले जो विद्यार्थी होते हैं उन्हीं को कहते हैं। और इसमें है पहला, ऐतिहासिक स्थल। किले, स्मारक और ऐतिहासिक भवनों के भ्रमण से विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति रुचि तथा राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है, तो यहाँ ले जाना चाहिए बच्चों को। दूसरा है संग्रहालय। संग्रहालय में रखी वस्तुओं से बच्चों को इतिहास, कला और संस्कृति का व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। और तीसरा है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर के भ्रमण से बालकों को विभिन्न पशु पक्षियों की जानकारी मिलती है और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। और चौथा है उद्यान एवं वन क्षेत्र। उद्यान और वन क्षेत्रों में जाकर विद्यार्थी वनस्पति, वृक्षों और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सीखते हैं। पांचवा है कारखाने एवं उद्योग। कारखानों के भ्रमण से बच्चों को उत्पादन प्रक्रिया और श्रम के महत्व का ज्ञान होता है। जब बच्चे कारखाने में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कैसे उत्पादन किसी भी चीज़ का हो रहा है। जैसे चीनी मिल में ले जा रहे हैं तो वहाँ पे ले जाएंगे, देखिए कि गन्ना कैसे, पहले गन्ना से चीनी बनाया जाता है, शुगर मिल बनाया जाता है और उसमें कितनी मेहनत लगती है। श्रम शक्ति का भी देखेंगे कि कितना प्रयोग हो रहा है, श्रम शक्ति, कितने लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये सब बच्चे सीखते हैं देखेंगे तो। और छठवां है विज्ञान केंद्र या प्रदर्शनी। विज्ञान केंद्रों से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा का विकास होता है। बच्चे जाएंगे, देखेंगे कि विज्ञान में नई नई चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजी को दिखाया गया रहता है, तो बच्चे उनका विज्ञान के प्रति रुचि डेवलप होगा और जिज्ञासा, जानने की इच्छा जागृत होगी, जिससे वो विज्ञान के प्रति, विज्ञान पढ़ने के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। और आगे लिख सकते हैं लास्ट में इसमें, इस प्रकार शैक्षिक भ्रमण बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होता है। यानी शैक्षिक भ्रमण कराना चाहिए बच्चों को। इसके बाद है प्रश्न संख्या 47, भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। यानी भाषा शिक्षण में जब बच्चों को कविता पढ़ाया जाता है तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे बच्चों का जो भाषा शिक्षण हो वो प्रभावी ढंग से, अच्छे तरीके से हो सके, अच्छा ढंग से हो सके। इसका आंसर है भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय ध्यान देने योग्य तथ्य निम्नलिखित है। पहला है कविता का चयन विद्यार्थियों की आयु, रुचि और मानसिक स्तर के अनुसार किया जाना चाहिए कि बच्चे किस आयु का है, किस क्लास में है, वो कितना सोच सकता है, कितना इंटरेस्ट लेगा, किन सब चीज़ों में ले रहा है, तो उसी तरह का कविता भी पढ़ाना चाहिए उसको। दूसरा है कविता का भावपूर्ण वाचन करना चाहिए जिससे विद्यार्थी उनके भाव और रस को समझ सके। जिस भाव में लिखा गया हो गा करके ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। और तीसरा है उच्चारण, लय, ताल और गति पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि कविता प्रभावशाली बने। चौथा है कठिन शब्दों और भावों को सरल भाषा में समझाना चाहिए। कई बार कविताएं में कुछ वर्ड होते हैं जो थोड़ा उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तो उनको आसान भाषा में बच्चों को उसको अर्थ बताना चाहिए। पांचवा है कविता के भाव, उद्देश्य और संदेह को स्पष्ट करना चाहिए। उसमें जो भी कोई दूसरा भाव निहित हो, किसी कविता के माध्यम से कभी कोई और बात कहना चाह रहा हो, समाज की किसी बुराई को दूर करना चाह रहा हो, तो वो सब बातें बच्चों को बतानी चाहिए क्योंकि बच्चे तो उसका उतना अर्थ निकाल नहीं पाएंगे, वो डायरेक्टली जो लिखा है वही पढ़ेंगे, तो वही है इसमें। छठवां है विद्यार्थियों को कविता पाठ में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर देने चाहिए। यानी बच्चों को भी पढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए, उनको भी भावार्थ उनसे जानने की कोशिश करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि अब तुम पढ़ करके तुम लोग
भावार्थ बताओ इसका क्या है। पहले खुद बताएं फिर बच्चों से सुने। 7वां है कविता को जीवन से जोड़कर समझाना चाहिए जिससे वह उपयोगी और रोचक बने। तो यहाँ कविता नहीं, किसी भी चीज़ को आप समझा रहे हैं ना तो बच्चों के आम जीवन से जोड़ करके उसको एग्जाम्पल दीजिए और उसको समझाइए, तो बच्चे जल्दी कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48। कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। एक पत्र आ रहा है हर पेपर में, ध्यान रखिएगा। एक शैक्षिक भ्रमण पे जाने के लिए लिखा, फिर यहाँ लिखा और आगे भी आएगा। देखिएगा हर एक प्रश्न में एक पत्र आ रहा है, पिताजी को या मित्र को या किसी प्रधानाध्यापक को लिखने के लिए आएगा। तो पिता को पत्र, प्रिय पिताजी सादर प्रणाम, वही फॉर्मेट रहेगा। आशा है आप पूर्णतः, यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं रेलवे कॉलोनी गोरखपुर, कोई भी अपना एड्रेस थोड़ा सा लिख दीजिएगा कहाँ से। पूर्णतः स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैंने इस वर्ष की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर सफलता प्राप्त की है। इस सफलता का संपूर्ण श्रेय आपके आशीर्वाद, स्नेह और निरंतर प्रेरणा को जाता है। आपने हमेशा मुझे परिश्रम, अनुशासन और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सीख दी, उसी का यह परिणाम है। मेरी इस उपलब्धि से आपको और पूरे परिवार को प्रसन्नता होगी, ऐसा विश्वास है। आगे भी मैं और अधिक मेहनत कर अच्छे अंक लाने का प्रयास करूंगा ताकि आपके सपनों को साकार कर सकूं। कृपया माँ को मेरा प्रणाम कहिए। आपका आज्ञाकारी पुत्र अजय। दिनांक छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये जो पिता को है ना, अपने फैमिली मेम्बर में किसी को लिखते हैं तो बहुत स्टैंडर्ड पत्र नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर अभिवादन जो तरीका होता है कर लीजिएगा, सादर प्रणाम, और आप लिख सकते हैं। अब बहुत आसान है, देखिए ना, ऊपर ऐसे कि ये सब लेफ्ट साइड में ही है, इसको बस याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 49। अपठित अनुच्छेद का अर्थ एवं शीर्षक लिखिए। तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ना कि किसी भी अनुच्छेद का शीर्षक लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसी से कनेक्ट करके इसको देखिएगा, आपको शीर्षक लिखना है, इसका अर्थ लिखना है। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग, इसको क्या दिया है। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्ग द्वार। उपवन में है गुलाब सुंदर, तेरी छवि है अपार झलमल। पर ये सब लगते धुंधले, तेरे दांतों की द्युत निहार। अब इसका पहले हम लोग अर्थ पढ़ते हैं, फिर तो अर्थ के साथ ही पता लग जाएगा कि उसका शीर्षक क्या होना चाहिए। तो इसका अपठित अनुच्छेद का अर्थ एवं शीर्षक निम्न है। अर्थ है, इस अनुच्छेद में शिशु की अनुपम और मनमोहक सुंदरता का चित्रण किया गया है। कवि के अनुसार शिशु की छवि को निहारने से स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त होता है। उपवन में खिले सुंदर गुलाब भी उसके सामने फीके लगते हैं। शिशु के दांतों की चमक इतनी मोहक है कि अन्य सभी सुंदरताएं धुंधली प्रतीत होती हैं। छोटे बच्चे के बारे में बताया गया है कि बहुत सुंदर होते हैं, उनको देखने में बहुत आनंद आता है, स्वर्ग से भी सुंदर लगता है, और बाकी सारी चीज़ें उसके सामने फीकी हैं, गुलाब भी उसके सामने फीका है। तो जब सुंदरता की वर्णन है छोटे बच्चे की, तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है। शिशु की अनुपम छवि। अनुपम मतलब होता है अद्वितीय, जो बहुत अनुपम मतलब जिसकी उपमा ना की जा सके। तो यही इसका देखिए, इसका शीर्षक हो जाएगा, शिशु की अनुपम छवि। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 50, जो कि 2017 का क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न है। भाषा शिक्षण में कौन कौन से कौशल हैं, किन्हीं 2 कौशलों के उद्देश्यों को लिखिए। तो भाषा के जो इंग्लिश में और हिंदी में कौशल सेम होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें भी होता है श्रवण कौशल, वाचन कौशल और पठन कौशल, लेखन कौशल। तो इसी को कौन कौन को किन्हीं 2 कौशलों के उद्देश्यों को लिखना है। देखिए उद्देश्यों को ध्यान में रखेंगे, जो प्रश्न पूछता है सेम बिल्कुल वही आंसर देना चाहिए। तो इसका आंसर है, हिंदी भाषा शिक्षण में 4 कौशल होते हैं, उनके उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है श्रवण कौशल के उद्देश्य। पहला श्रवण कौशल होता है। श्रवण कौशल के उद्देश्य विद्यार्थियों में ध्यानपूर्वक सुनने की आदत विकसित करना, इसका उद्देश्य होता है। जो बच्चे सुनेंगे तो उनमें ध्यानपूर्वक सुनने की आदत विकसित होगी। दूसरा है भाषा की ध्वनियों और अर्थ को सही रूप में समझने की क्षमता विकसित करना, और तीसरा है सही उच्चारण और भाषा बोध का विकास करना। दूसरा है वाचन यानी बोलने कौशल के उद्देश्य विद्यार्थियों को शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बोलने में सक्षम बनाना। जब जो बोलने वाला कौशल होता है, जब बच्चे बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे, तो उनको स्पष्ट बोलना, प्रभावपूर्ण, बिना रुके, ये सब तो सीखेंगे ही। तो वही है पहला उद्देश्य। दूसरा है आत्मविश्वास के साथ अपने विचार व्यक्त करने की योग्यता विकसित करना। जब बोलेंगे तो बोलना सीखेंगे, तो अपने विचारों को व्यक्त करेंगे निर्भीक होकर के, तो वही है, आत्मविश्वास बढ़ेगा उनमें। तीसरा है सही उच्चारण, स्वर और लय का अभ्यास होगा। जब पढ़ेंगे तो सही तरीके से पढ़ेंगे, लय से पढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, बिना रुके पढ़ेंगे, लय से, वही है।
और तीसरा है पठन कौशल यानी पढ़ने कौशल से के उद्देश्य से विद्यार्थियों में सही ढंग से पढ़ने और समझने की क्षमता विकसित करना, पठन गति और एकाग्रता में वृद्धि करना, शब्द भंडार और भाषा बोध का विस्तार करना। जब पढ़ेंगे तो शब्द भंडार बढ़ेगा ही, पता लगेगा शब्दों का अर्थ, और भाषा भी समझ में आएगी कि कैसे भाषा का प्रयोग हुआ है किस चीज़ में, तो वो भी भाषा का प्रयोग अपने बोलचाल में करेंगे, लिखने में करेंगे या बोलने में करेंगे। चौथा है लेखन कौशल के उद्देश्य से विद्यार्थियों में शुद्ध, सुंदर और क्रमबद्ध लेखन की आदत विकसित करना। जब लिखेंगे तो बच्चे ये सब सीखेंगे। दूसरा, विचारों को लिखित रूप से स्पष्ट एवं प्रभावी ढंग से व्यक्त करना। जब बच्चे लगातार लिखेंगे तो उनको क्रमबद्ध लिखना आ जाएगा, सीख जाएंगे, तो वही है। और तीसरा है वर्तनी, व्याकरण और विराम चिन्हों का सही प्रयोग। जब लिखेंगे तो कहाँ कॉमा का प्रयोग हुआ है, कहाँ अर्धविराम का, कहाँ फुल स्टॉप का, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का, ये सब जब प्रयोग हुआ रहेगा लिखेंगे तो खुद भी प्रयोग करना सीख जाएंगे, तो ये भी इसका उद्देश्य हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चारों का उद्देश्य बता दिया है। पूछा था यहाँ पे कौन कौन से हैं, केवल आपको 4 बता करके 2 कौशलों के बारे में लिख देना। तो पहले लिखिएगा कि भाषा कौशल निम्न है, चारों लिख दिएगा, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, और किन्हीं 2 का वर्णन कर सकते हैं। इनमें से चारों का मत करने लग जाइएगा, टाइम चला जाएगा और आपको 4 नंबर तो मिलेंगे नहीं, आपको मिलेंगे 2 ही नंबर, तो केवल आप 2 ही लिखिएगा, समय बचेगा। मैंने चारों इसलिए ऐड कर दिया है कि कभी नाम दे के पूछ दिया तो अभी आपको वही लिखना पड़ेगा, तो पढ़े रहेंगे तो लिख देंगे। इसके बाद है प्रश्न क्या 51, भाषा शिक्षण में वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है भाषा शिक्षण में वाचन का महत्व निम्नलिखित है। तो ये ऊपर वाले वाचन कौशल वाला भी आंसर इसमें लिख सकते हैं, वही चीज़ है, आप देखेंगे ना तो वही चीज़ है। भाषा शिक्षण में वाचन का तो वही महत्व होगा, उद्देश्य वही चीज़ होगा। थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके लिख दीजिएगा, देखिए लिखा दिया हुआ है, वाचन से विद्यार्थियों में शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण की क्षमता विकसित होती है, मैच कर रहा है उससे। दूसरा है इससे आत्मविश्वास बढ़ता है तथा बोलने में प्रभाव आता है वाचन से। और तीसरा है वाचन के माध्यम से शब्द भंडार और भाषा बोध का विकास होता है। चौथा है यह स्वर, लय और भाव अभिव्यक्ति मतलब भावों को अभिव्यक्त करने को प्रभावी बनाता है। जब वाचन करेंगे तो बोलने की क्षमता विकसित होगी, प्रभावी ढंग से बोलेंगे तो अपनी भावनाओं को और अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर पाएंगे किसी के सामने, तो वही चीज़ है। और पांचवा है वाचन संप्रेषण कौशल और सामाजिक व्यवहार के विकास में सहायक होता है। छठवां है वाचन से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति और समझने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 52 है कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो इसका आंसर है कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था सुधारने हेतु पत्र। अब ना ये बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है बैठने में, तो आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखिए, यानी आपको एक टीचर के रूप में, आप टीचर हैं मान लीजिएगा, अब आपको लिखना है बच्चों के प्रॉब्लम को, बैठने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को, उसको ध्यान में रख के लिखना है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सेवा में बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर। मान्यवर, सबने निवेदन है कि मैं प्राथमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी गोरखपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे विद्यालय में कक्षाओं की संख्या कम होने के कारण बच्चों के बैठने की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। कई बार एक ही कक्षा में विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को बैठाना पड़ता है तथा कभी कभी खुले मैदान में भी कक्षाएं संचालित करनी पड़ती हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और एकाग्रता प्रभावित होती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस समस्या की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए विद्यालय में कक्षाओं की उचित व्यवस्था अथवा अतिरिक्त कक्षा कक्ष लिखिएगा यहाँ पे, कक्षा कक्ष उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे बच्चों को सुचारू एवं अनुकूल वातावरण में शिक्षा प्रदान प्राप्त हो सके। धन्यवाद। भवदीय एक शिक्षक। ये एक शिक्षक इसलिए लिखा हुआ है कि ये सामाजिक कार्य है ना, जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक शिक्षक के रूप में आप ये प्रॉब्लम दिखा रहे हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी को कि हमारे विद्यालय में, ये कोई लिख सकता है। इससे जो भला होगा सबका होगा ना, पर्सनल फ़ायदा नहीं होगा उस टीचर का, इसलिए एक शिक्षक के रूप में पत्र दे सकते हैं, नहीं तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय नीचे रेलवे कॉलोनी गोरखपुर, दिनांक लिखना जरूरी नहीं है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 53, यथाविधि त्रिफला, शीतोष्ण व चक्रधर शब्दों में समास विग्रह करते हुए प्रयुक्त समासों के नाम लिखिए। समास विग्रह भी करना है, समास कौन सा है ये भी बताना है। तो लिखेंगे एक तरफ शब्द, सारे शब्द लिख लेंगे और उसका समास विग्रह, समास का नाम। यथाविधि, विधि के अनुसार अव्ययी भाव समास है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी लगे ना कि उपसर्ग लगा हुआ है शब्द में, वहाँ पे
अव्ययीभाव समास होता है। देखिए विधि में लग रहा है यथा जो है इसका उपसर्ग लगा, यथा विधि, ये उपसर्ग लगा हुआ है, पहचानने की विधि मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ अव्ययीभाव समास होगा। त्रिफला में है, जहाँ पे भी संख्यावाची शब्द आया रहता है वहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो त्रिफला में 3 फलों का समूह, द्विगु समास। शीतोष्ण, शीत और उष्ण को शीतोष्ण कहते हैं। अरे जो ये पृथ्वी है, सोशल साइंस में पढ़े होंगे, बीच में विषुवत रेखा होता है, और इसके जो साइड में दोनों तरफ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, फिर से शीतोष्ण होते हैं, फिर शीत होता है ना, शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो शीत मतलब शीतोष्ण का मतलब होता है जहाँ शीत भी पड़ता है, यानी ठंडी और उष्ण यानी गर्मी दोनों। तो शीत और उष्ण दोनों। तो और शब्द से अलग हुआ है ना, इसमें और आया है ना, शीत और उष्ण, तो यहाँ द्वंद्व समास होगा। यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, शीत और उष्ण दोनों प्रधान है, दोनों की बराबर भागीदारी दिख रही है ना, शीत और उष्ण, तो द्वंद्व समास होगा। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण। तो जहाँ पे दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता हो वहाँ पे, या तीसरे शब्द की ओर संकेत किया जा रहा हो, या उसकी विशेषता बताई जा रही है, उसकी तरफ डिनोट किया जा रहा हो, तो वहाँ क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। समझ गए आप? एक बार मैं और आपको बता देता हूँ ये समास, यही भी आपको तैयार हो जाएगा। जहाँ पे लगे उपसर्ग है वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा, विधि के अनुसार इसका विग्रह। त्रिफला 3 फलों का समूह द्विगु समास होगा, जहाँ क्योंकि यहाँ संख्या आ गया है। शीतोष्ण दोनों पर प्रधान, शीत और उष्ण द्वंद्व समास। चक्रधर, जहाँ चक्रधार किया है जिसने, अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण, बहुब्रीहि समास। जहाँ यानी देखिए ना, यहाँ पे चक्रधर से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ ना चक्र और ना धर, इन दोनों की विशेषता या किसी के बारे में बात नहीं किया जा रहा, सीधे विष्णु भगवान या कृष्ण के बारे में बात किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है इसके माध्यम से। तो बहुब्रीहि समास होगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 54, कविता शिक्षण पर कक्षा 6 के लिए एक संक्षिप्त पाठ योजना बनाइए। तो आपने तो बनाया ही होगा पाठ योजना, जो आपका इंटर्नशिप लगता है तो 30 पाठ योजना बनाते हैं ना, तो कोई कक्षा 6 का लिखते ही हैं, तो उसमें से कोई एक लिख दीजिएगा। बाकी मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में इसका तरीका बता दिया हूँ, ऐड कर दिया हूँ, देख लीजिए। कविता शिक्षण संक्षिप्त पाठ योजना, विषय हिंदी, कक्षा 6, पाठ का नाम है वह चिड़िया जो। SCRT के हिंदी कक्षा 6 से लिया गया है, यानी यूपी बोर्ड में, यूपी में जो SCRT चलता है ना, तो SCRT का वही कक्षा 6 से लिया गया है ये नाम, वह चिड़िया जो। ये आपको और जो लिखिएगा ना, तो ये आप एग्ज़ाम में मत लिखिएगा, मैंने ऐसे ही लिख दिया है कि आपको पता रहे कहाँ से लिया गया है। पाठ का प्रकार कविता है, कविता ही पूछा था, समय 35 मिनट। उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थियों में कविता के भाव को समझाने की क्षमता विकसित करना, शुद्ध उच्चारण, लय और भावपूर्ण वाचन का अभ्यास करना, यही सब तो होता है उद्देश्य कविता का पढ़ाने का, तो यही उद्देश्य होता है। अभी ऊपर प्रश्न में भी हम लोगों ने पढ़ा है। प्रकृति एवं स्वतंत्रता के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। और पूर्व ज्ञान, बच्चों में क्या पूर्व ज्ञान रहेगा, उसमें विद्यार्थी पक्षियों और प्रकृति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, इनको तो बच्चों को इतना होता है। अब शिक्षण सामग्री में पाठ्य पुस्तक, श्याम पठ, चाक, ये सब रहता है। शिक्षण विधि में वाचन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, पहले पढ़ेंगे और बच्चों से उसमें से प्रश्न भी पूछेंगे, उनके द्वारा उत्तर निकलवाएंगे, तो प्रश्नोत्तर विधि, 2 विधियों का प्रयोग होगा इसमें। और पाठ प्रस्तुतिकरण, भूमिका में इसमें होगा शिक्षक पक्षियों और उनकी स्वतंत्रता पर संक्षिप्त बातचीत करेगा। अब जब आप चैप्टर पढ़े होंगे ना, पढ़े रहते तो पता लगता है, जो चीज़ कहा गया है उसी के बारे में है। आदर्श वाचन, शिक्षक कविता का स्पष्ट एवं भावपूर्ण वाचन करेगा। आदर्श वाचन में वही होता है, शिक्षक जो पढ़ता है उसी को आदर्श वाचन कहते हैं, और आदर्श वाचन गलत नहीं होता है, ऐसा माना जाता है शिक्षक गलती नहीं करेगा, उसी को आदर्श वाचन कहते हैं, और शिक्षक के द्वारा पढ़ेगा चीज़ों को। तो इसमें शिक्षक कविता को पढ़ेगा। छात्र वाचन, विद्यार्थियों से पंक्तिवार वाचन कराएगा, बच्चे उसको अनुसरण करके पढ़ेंगे, अनुकरण करके, तो उसी को अनुकरण वाचन कहते हैं। अब भावार्थ देखिए, कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए कविता का भाव समझाया जाएगा, यानी टीचर समझाएगा, और कठिन शब्दों को ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा भी श्याम पट पर। प्रश्नोत्तर, कविता से संबंधित सरल प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों से, टीचर पूछेगा प्रश्नोत्तर में। और पुनरावृत्ति में देखिएगा, कविता का सार विद्यार्थियों से पूछकर दोहराया जाएगा, बच्चों से पूछेंगे। मूल्यांकन, मौखिक प्रश्नों द्वारा विद्यार्थियों की समझ का मूल्यांकन किया जाएगा कि बच्चे कितना सीखे हैं इससे। गृह कार्य में कविता याद करना तथा उसका भावार्थ लिखना बच्चों को दे देंगे, ये पाठ योजना हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 55, पुनर्वलन शब्द से क्या अभिप्राय है, स्वधारा लिखिए। इसका आंसर लिखना है, पुनर्वलन के बारे में बताना है उदाहरण सहित। इसका आंसर है पुनर्वलन। पुनर्वलन का अभिप्राय उस शैक्षिक प्रक्रिया से है जिसमें विद्यार्थी के उचित व्यवहार, सही उत्तर या
वांछित क्रिया के बाद उसे प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिससे उसका अधिगम सुदृढ़, अस्थायी और प्रभावी बनता है। पुनर्बलन से विद्यार्थी उसी व्यवहार को पुनः करने के लिए प्रेरित होता है। यानी जब बच्चा कोई भी विद्यार्थी कोई भी सही व्यवहार करता है, कुछ सीख लेता है, कुछ आप प्रश्न पूछते हैं सही बता देता है, तो प्रशंसा किया जाता है, उसको शाबाशी दे रहे हैं, अंक दिया जा रहा है, ग्रेड दिया जा रहा है, फिर उसको पुरस्कार के रूप में कुछ छोटा सा चीज़ दिया जा रहा है, तो उसको व्यवहार में सीखने के प्रति वो उत्साहित होगा और दोबारा फिर से सीखने की कोशिश करेगा और उसको उसमें रुचि डेवलप होगी। तो इसी को पुनर्बलन कहते हैं। तो ये है पॉजिटिव रूप में ना, इससे दो रूप होते हैं, नकारात्मक भी होता है और दंड रूपी में कुछ दे रहे हैं ना बच्चे को, कुछ गलत करता है तो नकारात्मक पुनर्बलन होता है। देखिए आगे दिया है पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। इसमें विद्यार्थियों के अच्छे कार्य या सही उत्तर पर प्रशंसा, शाबाशी, अंक, पुरस्कार अथवा प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है और सीखने की रुचि विकसित होती है। उसको सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं, जो परिभाषा में भी है। नकारात्मक पुनर्बलन, इसमें सही व्यवहार करने पर दंड, भय या असुविधा को हटा लिया जाता है। इससे विद्यार्थी वांछित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित होता है और अनुशासन बना रहता है। तो इनडायरेक्टली वही चीज़ बताया गया है नकारात्मक चीज़ को। देखिए इसमें सही व्यवहार करने पर दंड, भय, असुविधा को हटा लिया जाता है। इसका मतलब इसके पहले अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर दंड थोपा गया रहता है, उसको भय से डरा धमका के उस चीज़ को दूर किया जाता है, जो गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। तो ये दूसरे रूप में इसका परिभाषा लिखा है घुमा के, आप सीधा लिख सकते हैं। जब बच्चे को अवांछित व्यवहार करने पर उसको दंड रूपी में कुछ किया जाता है या क्लास में खड़ा करा सकते हैं, ये सब करने पर इसी को नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं, लिख सकते हैं आप। इसके बाद है प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। पुस्तक समर्पण की, ये अशुद्ध रूप लिखा हुआ है, इसमें कुछ कमी है, इसको दूर करना है, उस अशुद्धि को दूर करना है। उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। सभा में विरोध प्रकट किया गया, मेरे को बाजार जाना है। ये देखिए ऐसा मेरे को थोड़ी कहते हैं कहीं, तो इस सब का ना आपको शुद्ध रूप लिखना है। तो देखिए पुस्तक समर्पण की, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा पुस्तक समर्पित की, ना कि समर्पण की, तो समर्पित हो जाएगा ये, समर्पण के जगह पे समर्पित। दूसरा है उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, दर्जा ऊंचा नहीं है, स्तर ऊंचा है, दर्जा के जगह पे स्तर आ जाएगा, स्तर ऊंचा है, बाकी सब वही रहेगा। तीसरा है सभा में विरोध प्रकट किया गया, विरोध प्रकट नहीं किया गया, प्रकट क्या किया गया, प्रकट कोई चीज़ ले आके वहाँ पे सामने खड़ा कर देते हैं, रख देते हैं, उसको प्रकट करना कहते हैं। सभा में विरोध किया गया, प्रकट करना, विरोध जो है ये भाव है, इसको प्रकट नहीं किया जाएगा, बस विरोध किया जाएगा। चौथा है मेरे को बाजार जाना है, मेरे को कुछ नहीं होता है, मुझे बाजार जाना है, मेरे को की जगह पे मुझे, तो ये इसका सही रूप है, यानी ये शुद्ध रूप है। लिख देंगे आप इसको, 2 नंबर, आधा नंबर का है, 4 लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद है 2016 का क्वेश्चन पेपर। 2016 का पहला प्रश्न है विसर्ग एवं अनुसार की उदाहरण सहित संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो विसर्ग क्या है, विसर्ग 2 बिंदी होता है और अनुसार जो ऊपर बिंदी लगता है वो एक सिंगल। तो लिखिए विसर्ग संस्कृत भाषा का एक ध्वनि चिन्ह है जिसे डबल बिंदी, ऐसे यहाँ कोई वर्ड रहेगा और डबल बिंदी से दर्शाया जाता है। यह स्वर के बाद आता है और उच्चारण में हल्की ह की ध्वनि उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है। यहाँ पे लिखा है ना कि यह स्वर के बाद आता है, जो अ आ ई लिखते हैं तो लास्ट में देखिएगा आता है ना, तो ये लास्ट में तो आता है, स्वर के बाद आता है, और ये अ में ही तो डबल बिंदी लगा रहता है, तो इसलिए इसमें इसको स्वर में काउंट नहीं करते हैं। हिंदी में, संस्कृत में शायद करते हैं, 13 उसमें होते हैं। ये संस्कृत का ही तो ध्वनि चिन्ह है, हिंदी में कहाँ है, ये संस्कृत से ही आया है हिंदी में। तो ये हो गया ना, ये विसर्ग हो गया। उदाहरण में जैसे राम, फल, बालक में ये विसर्ग का प्रयोग। अनुसार भी एक ध्वनि चिन्ह है जिसे ऊपर ये वर्ण नीचे रहेगा, ये डॉट डॉट का मतलब कोई वर्ण है, ऊपर बिंदी से दर्शाया जाता है। यह नासिक के ध्वनि को प्रकट करता है, उसके उच्चारण में ना की सहायता ली जाती है। उदाहरण के लिए अंक, संतान, गंगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 58। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। इनके नाटक ही लिख देने हैं, आसानी तो है, आसान याद होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककारों में से एक हैं। इनके नाटक अपने गहन
चरित्र चित्रण, भावपूर्ण भाषा और शानदार प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं: चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, राजश्री, अजातशत्रु कामना। ये सब उनके नाटक हैं। याद हो तो आसान है, नहीं तो देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59 है, सूरदास अथवा कबीरदास का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन करना है। इसमें जीवन परिचय लिखना है, उनकी रचना को भी लिखना है। तो पहले हम सूरदास को पूछा है ना, सूरदास और कबीरदास। तो कबीरदास का तो 2-3 बार हम लोग आया ही हुआ है, रिपीट हुआ है तो पढ़े हैं। सूरदास का बस पढ़ना है। देखिए सूरदास का वही लिख देंगे पुराना वाला, कबीरदास का। सूरदास का नया है ना, तो इसको देखिए। लगभग 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान नगता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु लगभग 1583 ईस्वी में। जीवन परिचय अब इनका। सूरदास सगुण भक्ति धारा के महान कवि एवं कृष्ण भक्त थे, कृष्ण जी के भक्त थे। वे वल्लभाचार्य के शिष्य माने। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। उनकी रचनाओं में बाल कृष्ण की लीलाओं, वात्सल्य और भक्ति का अत्यंत मधुर चित्रण मिलता है। वे नेत्रहीन थे, ऐसी मान्यता प्रचलित है। ये नेत्रहीन थे ना, उनके इसलिए तो इनका नाम सूरदास है। सूरदास, इनका नेत्र नहीं था, मतलब दिखाई नहीं देता होगा, ऐसी मान्यता प्रचलित है। लेकिन इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिख दी। ऐसा माना जाता है उनके शिष्य ने लिखा था। ऐसा पता ना है, पॉसिबल है कि नहीं है, हो सकता है। तो ये मान्यता है, ये कंफर्म नहीं है, 100% सत्य नहीं है। ऐसा मान्यता है कि ये नेत्रहीन थे। उनकी रचनाएं देखिए: सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, कृष्ण लीला पद, वात्सल्य पद, श्रृंगार पद। ये सब इनकी रचनाएं हैं। रचनाओं के बारे में तो पूछा था, दोनों लोगों का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं। तो ये हो गया कंप्लीट इनका। सूरदास का। कबीरदास, इनका जन्म लगभग 1398 ईस्वी। जन्मस्थान काशी वाराणसी। माता पालन पोषण नेहरू नीमा जुलाहा दंपति के द्वारा। पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। मृत्यु 1518 ईस्वी। कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। मृत्यु स्थान मगहर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, गोरखपुर के पास। और जीवन परिचय: कबीरदास निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख संत कवि थे। वे गुरु रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। उन्होंने जाति पाति कर्मकांड और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया तथा प्रेम, सत्य और मानवता का संदेश दिया। इनमें रचनाओं में मुख्य रूप से बीजक ही आता है। इनके 3 भाग होते हैं: साखी, शब्द, रामायणी। अब ये फिर से प्रश्न रिपीट हो गया, कितना बार इसको पढ़ा जाएगा? स्किप कर दो इसको। प्रश्न के 60, जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। जीवनी किसी के जीवन पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा में लेखक की स्वयं की कथा होती है। दूसरा, जीवनी संस्मरणात्मक नहीं होती, जबकि आत्मकथा संस्मरणात्मक होती है। जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन की घटनाओं का चित्र करता है, जबकि आत्मकथा में लेखक के जीवन की घटनाओं का चित्र करता है। ये आत्मकथा में, सॉरी। और चौथा है, जीवनी में लेखक द्वारा किसी साहित्यकार के जीवन के विशेष विषय में लिखा विवरण होता है, जबकि आत्मकथा में किसी साहित्यकार द्वारा स्वयं के किसी विशेष पर लिखा विवरण होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 61, पट धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो पट धातु का लंग लकार का रूप देखिए। प्रथम पुरुष का लिखना है, केवल आप यही लिखेंगे: अपठत, अपठताम, अपठतान। यही तो है प्रथम पुरुष। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन ही लिखना था प्रथम पुरुष का, तो यही हो जाएगा: अपठत एक वचन का, द्विवचन में अपठताम और बहुवचन में अपठन। बाकी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है तीनों का। याद करना होगा तो आप याद कर लीजिए। कोई ज़रूरी आपको प्रथमा का पूछेगा, द्वितीय का पूछ सकता है, तृतीय का पूछ सकता है, तो तीनों आप याद कर लीजिएगा: अपठ, अपठतम, अपठत। ये मध्यम पुरुष का हो जाएगा। उत्तम का हो जाएगा अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इसके बाद है प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अर्थ देखिए फिर से, पंक्तियों का भावार्थ है। इन पंक्तियों में रहीम ने पानी शब्द के माध्यम से मान, मर्यादा और आत्मसम्मान का महत्व बताया है। कवि कहता है कि मनुष्य को अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बिना सम्मान के सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। जैसे पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूना नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही सम्मान के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। इसका अर्थ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 63, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। प्रधानाध्यापक एवं इत्यादि शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका आंसर है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद, यानी प्रधानाध्यापक का प्रधान धन अध्यापक,
तो यहाँ पे अ और अ मिलके आ हो गया है, दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ दीर्घ स्वर संधि लिखा है, नहीं भी लिख सकते हैं, संधि विच्छेद तो केवल पूछा है ना, लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इत्यादि में इति धन आदि, ई और आ मिलकर य हो गया है ना, तो यण स्वर संधि है, य व र हो जाता है ना यण स्वर संधि में, तो ये हो जाएगा इति धन आदि इसका संधि विच्छेद। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आज के क्लास से आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड हुई, आपको आपका प्रिपरेशन अच्छा हो रहा है, आपको मदद मिली, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ना, जो DLED का ग्रुप बना हुआ है, या लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि इस तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ। इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है, सारा प्रीवियस ईयर मैंने एक ही जगह ऐड कर दिया है, जिससे कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह आप एक ही वीडियो में पढ़ सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ बेल आइकन आएगा, दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अरे आप सब्सक्राइब और लाइक करके मुझे भी तो मोटिवेट कीजिए कि मैं और वीडियो ऐसा लाऊं। और आपको यहाँ पे आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नया कोई भी अपडेट मिलता रहेगा, कोई भी अपडेट है मैं वहाँ देता हूँ। और आपको PDF है, इसी क्लास का PDF चाहिए, आपको PDF से पढ़ना है, तो आप इस QR पे कर सकते हैं 149, जिससे आपको, और उसके बाद इस पर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको PDF मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।